बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक गांव में भोलाराम नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बिल्कुल अपने नाम की तरह भोला ही था। भोलाराम जंगल से लकड़ी काटकर जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। घर में उसके साथ सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी। बाल बच्चे अभी हुए नहीं थे और माँ बाप गुजर चुके थे। हर रोज की तरह भोलाराम आज भी घर से लकड़ी काटने जा रहा था। जाते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो लक्ष्मी, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं। शाम को लौटते समय बाजार से कुछ लाना है तो बताओ। लक्ष्मी बोली, ये चावल की खिचड़ी रखी है, अब बस घर में राशन के नाम पर यही बची है। भोलाराम बोला, ठीक है लक्ष्मी, आज मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा। ऐसा कहकर भोलाराम जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। जंगल में गया तो देखा कि आज उसका कोई भी साथी लकड़ी काटने नहीं आया था। अरे, आज जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई भी लकड़ी काटने नहीं आया। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। ये सोचकर भोलाराम लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी देर बाद राजा के दो सैनिक भोलाराम के पास आ जाते हैं। वो भोलाराम को कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि महाराज ने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? भोलाराम बोला, अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि राजा ने ऐसा भी कोई नियम लागू कर दिया है। सैनिकों ने कहा, वह सब हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब महाराज के पास चलना होगा। दोनों सिपाही भोलाराम को राजा के पास ले जाते हैं। भोलाराम हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बोला, हे मूर्ख आदमी, तुम्हें नहीं पता कि हमने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसने भी लकड़ियां काटी उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हें पता नहीं कि आजकल पेड़ कितने कम हो रहे हैं? भोलाराम बोला, पर महाराज, मुझे तो पता ही नहीं था कि लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और मुझे तो लकड़ियां काटने के अलावा कोई भी काम नहीं आता है। तो आप ही बताइए, मैं इसके अलावा क्या करूंगा? राजा बोला, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम आज से लकड़ियां नहीं काटोगे। ठीक है महाराज, मैं आज से लकड़ियां नहीं काटूंगा, पर आज तो मुझे छोड़ दीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई नियम बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन आगे से अगर लकड़ियां काटते हुए पकड़े गए तो तुम्हें कारागार में बंद कर दिया जाएगा। भोलाराम ने सिर झुकाकर राजा के आदेश को स्वीकार किया और अपने घर आ गया। शाम को जब भोला घर पहुंचा तो घर में वो बहुत ही परेशान बैठा था। भोलाराम को इतना परेशान देखकर उसकी पत्नी पास आई और बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है ज्यादा कमाई नहीं हुई। भोलाराम बोला, अरे लक्ष्मी, कमाई तो ठीक है, लेकिन महाराज ने लकड़ी काटने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है, और मुझे तो लकड़ी काटने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? अरे घर तो ठीक है, पर आज रात के लिए ही खाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी बोली, अरे जी, आप परेशान मत हुए, एक काम कीजिए, मेरे सोने के कंगन हैं, इन्हें बेच आइए। कम से कम हमारे थोड़े दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। भोलाराम भावुक होकर बोला, पर लक्ष्मी, यह कंगन तो तुम्हें माँ ने दिए थे ना, और यह कंगन तुम्हें बहुत पसंद भी तो है। मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूं? लक्ष्मी बोली, हम औरत सोना चांदी खुद को सजाने के लिए, बल्कि जब कठिन परिस्थिति हो उसके लिए लेते हैं। आप बेफिक्र होकर यह कंगन जाकर बेच आइए, और हां, ध्यान से जाना, रास्ते में संभल कर जाना, कोई चोर उचक्का ना मिल जाए। भोला कंगन लेकर बाजार की तरफ जाता है। रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज आई, अरे भोलाराम, कहाँ जा रहे हो? भोलाराम ने देखा कि यह उसके लिए कोई अनजान आदमी था। भोलाराम बोला, अरे भाई साहब, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी बोला, अरे मैं रामू हूं, रामू यार, हम दोनों साथ में पाठशाला जाया करते थे यार, बड़ी जल्दी भूल गया। भोलाराम बोला, अरे नहीं भाई, भूला नहीं हूं, बस याद नहीं आया था। रामू बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, तू ये बता कहाँ जा रहा है? भोलाराम ने कहा, अब क्या बताऊं यार, महाराज ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और उसके अलावा तो मुझे कोई और काम आता नहीं है। घर में राशन के नाम पर थोड़ी सी खिचड़ी थी, वह भी लक्ष्मी ने आज बनाकर मुझे खिला दी। अब घर तो जैसे तैसे चलाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए बस उसके कंगन बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसका राशन ले आऊंगा। रामू बोला, अरे भोला राम, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कंगन बेचकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे और कितने दिन चलेंगे? पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तुम क्या करोगे? भोला कहने लगा, वैसे सच कहूं तो कंगन बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे लकड़ी काटने के अलावा कोई भी तो काम नहीं आता। रामू बोला, अरे यार, बस इतनी सी बात, इसके लिए कंगन बेचने की कहाँ जरूरत है, तुम मेरे साथ काम कर लो। भोला राम बोला, लेकिन मुझे करना क्या होगा? रामू ने कहा, तुम्हें बस मेरे साथ चोरी करनी होगी। यह सुनकर भोला राम कहा, ना बाबा ना, चोरी और मैं, मुझसे ना होगा, और वैसे भी चोरी करना गलत बात होती है। रामू धैर्य से बोला,
अरे तो मैं तुझे चोरी करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो तुझे बस मेरी मदद करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे ही मैं चोरी करने जाऊंगा तो तुझे बस लोगों का ध्यान भटकाना होगा और नजर रखनी होगी बस। इसमें तूने कहाँ कुछ गलत किया बता। यह बात भोला के भी जच गई। बात तो तुम सही कह रहे हो, अब यह बताओ कि मुझे कब आना होगा। रामू बोला, अरे आओगे कब, आज ही शुरू करते हैं। भोला रामू की बात सुनकर उसके साथ चोरी करने के लिए एक भीड़भाड़ वाली जगह पर चला जाता है। रामू भोला से कहता है, देख भाई, उस औरत ने कितना सारा सोना पहना हुआ है, तुम्हें जाकर बस उसे बातों में उलझाना है, उसके बाद मैं सब निपट लूंगा। भोला राम बोला, ठीक है बोस, मैं जाता हूं। भोला अपनी भोली सी सूरत बनाकर उस औरत के पास जाता है। अरे ललिता, तुम यहां। औरत ने देखा, ये क्या चक्कर है। अरे भाई, कौन ललिता? अरे तुम और कौन? जब आखिरी बार देखा था तो कितनी दुबली पतली थी और अब कितनी मोटी हो गई है तू। और गोलू वो कैसा है, उसे अपने साथ नहीं लेकर आई। और जमाई बाबू कहाँ है? औरत सोची, लगता है इसका सटिया गया है। अरे भाई, तुम हो कौन? और कौन ललिता? मेरा नाम रीना है, रीना। अरे बहन जी, मुझे माफ कर देना, वो क्या है ना, आप मेरी मौसी के चाचा के लड़के की लड़की जैसी लगी, इसलिए बस थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। तब तक पीछे से रामू उस औरत के गले से चेन खींच कर ले जाता है। अरे चोर चोर, कोई मेरे गले की चेन खींच कर ले गया है, चोर चोर। जब तक सभी का ध्यान उस पर जाता तब तक रामू वहां से भाग चुका था और इधर भोला राम भी नजर बचाकर चला गया। दोनों थोड़ी दूर आकर मिलते हैं। रामू बोला, देख भाई भोला राम, अब इस चेन को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। भोला राम और रामू दोनों चेन बेचकर जो पैसे कमाते हैं उसे आधा आधा बांट लेते हैं। रामू भोला से कहता है, इतने पैसे तुझे कंगन बेचने पर भी नहीं मिलते। भोला राम पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में वह यही सोच रहा था, आज मैंने पहली बार चोरी करी है, क्या यह सही है? अगर ये मेरी लक्ष्मी के साथ होता तो? यह सोचता हुआ वो पछता भी रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, ये लो पैसे और ये तुम्हारे कंगन। इतने पैसे देखकर लक्ष्मी बोली, अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कंगन तो आपने बेचे ही नहीं। भोला डरता हुआ बोला, वह क्या है ना, ये पैसे सेठ जी से उधार लेकर आया हूं, घर में जो जो सामान चाहिए तुम ले आओ। लक्ष्मी सामान लेने पास ही की दुकान की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद भोला सोच रहा था, आज मैंने पहली बार लक्ष्मी से झूठ बोला है, पर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना तो बुरी बात नहीं होती है ना। ये सोचकर वो अपने आप को शांत कर लेता है। अगले दिन भोला और रामू वापस अपने मिलने के स्थान पर आते हैं। अरे भोला राम सुनो, आज मैं गांव के सबसे बड़े सेठ के यहां चोरी करने की सोच कर आया हूं, आज रात को तैयार है ना? भोला हां करते हुए कहा, ठीक है भाई, शाम को इसी जगह मिलते हैं। भोला राम अपने घर चला गया। जब शाम हुई तो भोला राम जाने के लिए परेशान हो रहा था, पर लक्ष्मी को क्या बोलकर जाए यही सोच रहा था। भोला को परेशान देखकर लक्ष्मी बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों टहल रहे हो? भोला राम झिझकते हुए बोला, वो लक्ष्मी, वो मुझे अभी जाना होगा। वो मैं कल सेठ से उधार लेकर आया था तो उन्होंने मुझे आज किसी काम के लिए बुलाया था तो मुझे मुझे जाना होगा। ये कहकर भोला राम नजर चुराकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद लक्ष्मी सोचने लगी, मुझे इनका बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए परेशान होंगे। खैर, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूं। भोला राम रामू के पास जाता है। रामू भोला से कहता है, अरे भोला राम, आने में इतनी देर क्यों कर दिया, अब चलो जल्दी से, आसपास तो सभी लोग सो गए हैं। वो धीरे धीरे सेठ की हवेली के पास जाते हैं। अब मैं अंदर जाकर इस हवेली से सारा सामान लेकर आऊंगा और तुम बाहर देखना कोई जाग तो न रहा है। भोला राम बोला, तुम निसंकोच अंदर जाओ उस्ताद, मैं बाहर से नजर रखूंगा। रामू हवेली के अंदर जाकर सोना चांदी और सारा सामान चुराने में जुट जाता है। इधर भोला राम बाहर नजर रखते हुए सोच रहा था, अरे मैं इतनी रात को पहली बार बाहर निकला हूं, इतनी काली रात में तो मुझे डर लग रहा है। भोला राम बहुत देर तक आसपास ध्यान रखता है, फिर भोला राम को नींद आ जाती है और वह खर्राटे लेने लगता है। तभी एक आदमी जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी भोला राम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। कौन हो भाई तुम? भोला राम की नींद अचानक से खुल जाती है। अरे भूत बचाओ, कोई है बचाओ, चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू डर गया। अरे भोला राम को क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहा है? चादर ओढ़ा हुआ आदमी बोला, ओ भाई ओ, इतना बड़ा आदमी तुझे भूत दिख रहा है, तुम पगला तो नहीं गए हो? भोला अपने जो संभालते हुए बोला, अरे पर इतनी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर निकलते हैं ना, और तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, अरे वो क्या है ना, आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, तो बस उसी से गुस्सा होकर मैं बाहर टहलने निकल आया। बाहर तुम्हें देखा तो मैं यहां पर आ गया है।
पर तुम यहां क्या कर रहे हो? भोले ने कहा। वो मैं यहां नजर रख रहा हूं। क्या नजर? पर किस पर? तभी रामू भोलाराम को बात करते हुए देख लेता है। हे भगवान, ये भोलाराम कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। रामू बीच में आकर बोलता है। अरे वह क्या है ना भाई, ये एक बड़े सेठ के यहां चौकीदार था। सेठ ने इसे किसी कारण से काम से निकाल दिया, और काम से निकल जाने के बाद इसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई, तो यह जगह जगह जाकर ऐसे ही चौकीदारी करता रहता है। अरे भोलू, अब चलो यहां से भाई। इतना कहकर रामू भोला को वहां से दूर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर रामू बोला। भोला राम, आज तुम्हारी वजह से मैं चोरी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भाई। वह क्या है ना, मुझे ऐसे किसी काम की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। रामू बोला। इस बार तो ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना। अब कल फिर से आ जाना, ठीक है? भोला राम हां करते हुए कहा। मैं कल आ जाऊंगा। और फिर दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अगले दिन भोलाराम लक्ष्मी की नजरों से बचकर फिर से रामू की बताई हुई जगह पर आ जाता है। रामू उसे समझाता है। देखो भोलाराम, कल तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन आज कोई गलती मत कर देना। भोला कहा। ठीक है भाई, मैं आज कोई गलती नहीं करूंगा। और फिर रामू छुपते छुपाते घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है। बाहर खड़ा भोला सोच रहा था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वह इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक घर की दीवार पर बांसुरी दिखाई देती है। अरे वाह बांसुरी! बचपन में मैं कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा मेरी बांसुरी सुनने के लिए कितनी उत्सुक रहती थी। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार मैंने बांसुरी कब बजाई थी। एक बार बांसुरी बजाकर देखता हूं, क्या मैं आज भी वैसे ही बांसुरी बजा सकता हूं? और वह बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजाने में वह इतना मग्न हो जाता है कि यह भी भूल ही जाता है कि वह यहां पर रामू के साथ चोरी करने आया था। बांसुरी की आवाज सुनकर रामू सोचने लगा। अरे मैं जेवर ले जाने ही वाला था, लेकिन अब इतनी रात को बांसुरी बजाने की सुध किसे आई? वो खिड़की से आसपास झांक कर देखता है तो उसे भोलाराम दिखता है। इस भोलाराम का मैं क्या करूं? ये तो एक दिन मुझे मरवा कर ही दम लेगा। जब तक कोई न देखे तब तक जल्दी से ये झोला उठाकर निकल लेता हूं। लेकिन तब तक रामू भागता वहां से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे भाई, कौन हो तुम? और इतनी रात को बांसुरी क्यों बजा रहे हो? क्यों नींद के दुश्मन बने हुए हो? कम से कम रात में तो चैन से सोने दो भाई। आदमी को देखकर रामू छुप जाता है। भोला उस आदमी से कहने लगा। वो भाई, मैं यहां से गुजर रहा था और मुझे बांसुरी दिखाई दी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। आदमी कहने लगा। अरे न जाने कहां कहां से आ जाते हैं भाई, न खुद सोते हैं और न दूसरों को सोने देते हैं। भोला कहा। माफ कर दो भाई, अब नहीं बजाऊंगा। और वहां से दूर चला जाता है। रामू भी जैसे तैसे वहां से निकल जाता है। भोलाराम के पास आकर कहता है। भोलाराम, मैं तुम्हारा क्या करूं? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहे तो एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भोलाराम रामू को कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह सोचते हुए घर जाता है। लक्ष्मी बोली। अरे क्या हुआ, आजकल आप कहाँ गायब रहते हो? देख रही हूं बहुत परेशान रहने लगे हो। भोलाराम लक्ष्मी को सारी बातें बता देता है। लक्ष्मी को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। क्या आप और चोरी, ये कैसे हो सकता है? भोलाराम बोला। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं भटक गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं कल ही कुछ काम ढूंढ लूंगा और अपनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा। पर मैं काम क्या करूंगा? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता है। लक्ष्मी कहने लगी। कल जब मैं दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी, तब हमारे गांव के दुकान वाले को एक आदमी की जरूरत थी। आप वहां क्यों नहीं पूछ लेते? भोलाराम बोला। ठीक है, मैं कल ही जाकर दुकानदार से बात कर लूंगा। अगली सुबह भोलाराम दुकानदार के यहां जाने के लिए घर से निकलता है, पर दुकानदार से पहले वो रामू से मिलने जाता है। रामू कुछ कहता उससे पहले ही भोलाराम उसे सारी बात बताकर हाथ जोड़कर बोला। भाई मुझे माफ कर दे, पर यह चोरी का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कभी मुझे कोई खास जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। इतना कहकर बोलोराम दुकान की तरफ चल देता है। दुकानदार के पास जाकर कहता है। अरे भाई, सुना है कि तुम्हें एक आदमी की जरूरत है। दुकानदार बोला। हाँ भाई, मुझे बहुत दिन से एक आदमी की तलाश है जो मुझे थोड़ी मदद करवा दे। भोलाराम बोला। तो क्या मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर सकता हूं? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। तुम जब चाहो तब से मेरी दुकान पर आ सकते हो। भाई ठीक है, तो मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूं। भोलाराम उस दुकान पर काम करने लगता है और अपना घर पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलाता है। इधर रामू चोरी करना नहीं छोड़ता। समय के साथ धीरे धीरे रामू बहुत ही बड़ा चोर बन गया
और अब तो लोगों को लूटने भी लगा था। लोगों के दिल में रामू चोर का डर सा बस गया था। एक दिन रामू एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ पर चुपचाप आकर बैठा हुआ था। तभी दो आदमी, जिनके हाथ में बहुत बड़ा झोला था, वहां से निकल रहे थे। अरे भैया, जल्दी चलो, सुना है यहां पर एक लुटेरा भी है। अगर हम उसके हाथ लग गए तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। रामू उन्हें आते देख लेता है। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी छत हो जाएगी। रामू उस आदमी के सामने आ जाता है और उन्हें चाकू दिखाकर डराता है। तुम्हारे पास जो भी है वह सब मुझे दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वह आदमी डरता हुआ बोला, अरे नहीं भाई, ये सब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूं। अगर तुमने यह सब ले लिया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। रामू उस आदमी को धक्का देता है और उसके हाथ का झोला छीन लेता है। वो झोला मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊंगा। दूसरा आदमी कहने लगा, हाँ हाँ भाई, इसने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ी है, और अगर अगर आपने इसके पैसे लूट लिए तो यह अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा। लेकिन रामू ने उनकी एक न सुनी। अगर पैसे देने ही होते तो मैं लेता ही क्यों बे, चल भाग यहां से। और रामू वहां से चला जाता है। यह सब भोला राम एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वो सोचने लगा, अरे यार, ये रामू तो बड़ा मक्कार आदमी बन गया है भाई, जो अब गरीबों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसका तो कुछ करना चाहिए, पर मैं तो क्या कर सकता हूं। ये सोचकर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। वो आदमी अपने साथी से रोता हुआ कहता है, अरे अब मैं क्या करूंगा, अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊंगा। अब तो महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। दोनों आदमी राजा के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा यह सब सुनकर कहता है, क्या लुटेरा और हमारे राज्य में? सिपाहियों, पता लगाओ कि वो लुटेरा आखिर है कौन। जो भी उस चोर के बारे में हमें कुछ भी खबर देगा उसे हम 100 अशर्फियां इनाम में देंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन भोला राम दुकान में काम कर रहा था और उसकी दुकान के सामने दो आदमी बातें कर रहे थे। अरे तुमने सुना भाई? अरे हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लुटेरा है भाई, जो आते जाते लोगों का सारा सामान लूट लेता है। हाँ भाई, सुना है कि वह पहले चोर था और अब तो लुटेरा भी बन गया है, और महाराज ने तो उसकी तस्वीर भी बनवाकर जगह जगह लगवा दी है भाई। भोला राम उन दोनों की बात सुन रहा था। अरे यह तो रामू की बात है। वो कह रहे थे, अरे सुना है कि महाराज ने इसके ऊपर इनाम भी रखा भैया। हाँ, जो भी इसे पकड़वाने में महाराज की मदद करेगा उसे पूरी 100 सोने की अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। अब पूरी 100 सोने की अशर्फियों का इनाम सुनकर भोला का माथा घूम गया। शाम को घर आकर वो सारी बात लक्ष्मी को बताता है तो लक्ष्मी कहती है, आप क्यों नहीं पकड़वा देते उस रामू को? आपको पता है ना वह कहाँ रहता है। भोला राम बोला, मैं फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। लक्ष्मी भोले को समझाने लगी, अरे फालतू कैसे हुआ, उसने न जाने कितने सारे भोले भाले लोगों को लूटा है। अगर उस एक के पकड़े जाने से इतने लोगों का फायदा हो तो उसे पकड़वाने में क्या बुराई है। और आपके अलावा और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। ये बात भोले के भी जच गई। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन भोला राम सीधा राजमहल की ओर जाता है। महाराज, मैं उस रामू लुटेरे को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं उसे पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूं। राजा बोला, पर तुम उसे कैसे जानते हो? भोला राम राजा को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर राजा कहता है, तो क्या तुम हमें उसके घर तक ले जा सकते हो? भोला झट से बोला, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। फिर भोला राम राजा और उसके थोड़े सिपाहियों को रामू के घर तक ले जाता है। महाराज, यह देखिए, यही है उस रामू लुटेरे का घर। आप जाइए और उसे पकड़ लीजिए, पर हाँ, उसे यह मत बताना कि मैंने आपको उसके घर का पता बताया है। राजा भोला राम को शाबाशी देते हुए कहा, भोला राम, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। राजा अपने सिपाहियों के साथ रामू के घर के अंदर पहुंच जाता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस लुटेरे को। राजा और सिपाहियों को देखकर रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे, आपको कैसे पता चला कि मेरा ठिकाना यहां है? राजा बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी प्रजा को ऐसे ही लूटते रहोगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसके बाद सिपाही रामू को पकड़कर बंद कर देते हैं। थोड़े दिन बाद रामू को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। भोला राम, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, और जैसा कि हमने रामू पर 100 अशर्फियों का इनाम रखा था, तो ये लो तुम्हारी इनाम। इसके बाद उन अशर्फियों से भोला राम ने अपनी खुद की एक दुकान शुरू की और पूरी मेहनत से काम करने लगा। आज की ये कहानी आपको हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गांव में जाट और जाटनी रहते थे। दोनों ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो दोनों बहुत अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ था। जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था। उसने जाटनी को पीहर जाने की अनुमति दे दी।
और उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने भी बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर सफर के लिए तैयार हो गई। जब वह घर से निकलने लगी तो जाट ने उस रोका और कहा, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतारकर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर किसी ठग की नजर इन पर पड़ गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाटनी बोली, मेरे भतीजा हुआ है, अगर मैं वहां खाली गले के साथ जाऊंगी कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि मैं गहने पहनकर जाऊंगी तो इसमें आपका ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी अपने ससुराल चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे 2 ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत को देखकर वे दोनों अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ, मेरे भाई के लड़का हुआ है। तब ठग बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठग ने पूछा, बहन तुम्हारा पीहर कहाँ है? जाटनी ने कहा, बादशाहपुर शहर के पास रामगढ़ एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तभी जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान भी महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम कहानी तो सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठी कहा तो हम तुम्हारे कंगन और हार उतार लेंगे। जाटनी समझ गई कि ये दोनों मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई थी। उसने दोनों ठगों से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। वो बोला, बहन हमारे पास एक गाय थी, उसकी बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं, उसके बड़े मतवाले सिंह थे और लंबे लंबे कान थे। वह इतना दूध देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों ठगों ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत माना तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वह बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। वह हमारे बैल से ऐसा लड़ा कि उसने हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म कर दिया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए मगर वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती से एक बार एक कपास का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय बाद उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। उस पौधे से इतनी कपास होने लगी कि उस कपास को रखने के लिए हमारे घर में जगह कम पड़ गई। दूर दूर के गांवों तक हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। वे सभी उसकी बढ़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। हमने कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। हमने कपास से बहुत सारे खेस और गूदड़ी भी बनवाई। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो खेस चोरी हुए थे वो सफेद रंग के और काली किनारी वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेसों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने सोचा, अगर हमने इसे झूठ कहा तो हमें शर्त के अनुसार इसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। दोनों करते भी क्या, बेचारों ने शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और रुपए देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग आपस में फुसफुसाने लगे और बोले, हमने तो हजारों को ठगा मगर यह तो हमारी भी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गायब हो गया था। ये जो तुम पगड़ी बांधे हुए हो ये उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतारकर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाई, मैं खाने को तो नहीं लाई, मगर मुझे अपने ये कंगन बेचने हैं। पहले मैं इन्हें बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे
तो इसके पास पैसे भी आ जाएंगे। फिर कोई दांव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। जब वे तीनों शहर में पहुंचे तो वहां बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई दोनों दुकान के बाहर बैठे, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूं। फिर तीनों किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने जाटनी से कहा, आपको क्या चाहिए बहन? जाटनी बोली, वे हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूंकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूं। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी क्या कीमत लोगी? जाटनी ने दोनों ठगों के 300 रुपए मांगे। सुनार ने 200 रुपए में बात तय की। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन दोनों नौकरों से पूछ लूं कि यहां दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी उनसे बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक ही स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 400 रुपए ले लिए। जाटनी ने बाहर आकर दोनों ठगों से कहा, इसी सुनार के मित्र की पास ही में मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाइयां बनती हैं, तुम दोनों यहां ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। दोनों ठगों में सफाई करने से मना कर दिया और बोले, भला मुफ्त में हम क्यों कम करें? तब सुनार ने कहा, मुफ्त में कहा, मैंने तुम दोनों को 400 रुपए में उस औरत से खरीदा है जिसके साथ तुम दोनों आए थे। जब हकीकत सामने आई तो दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की यह कहानी जब बताई तो सब खूब हंसे और उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।